अगर मैं आपकी कहानी सुनती हूँ और आपकी कहानी में आप अपने आप को लूजर और फेलियर बता रहे हो, मे बी आई कैन चेंज द पर्सपेक्टिव. द नेक्स्ट डिकेड विल नॉट बी डिफाइंड बाय एआई. द नेक्स्ट डिकेड विल बी डिफाइंड बाय द मेंटल हेल्थ. जेनजी को कुछ भी इमोशनल टर्मोइल आता है वो सीधा पहले चैट जीपीटी के पास जाता है. I understand, I acknowledge, and we are in this together. You know, this one line, it can build trust, it can make a psychologically safe team. अब हमारी लाइफ बोरिंग नहीं रही है, बच्चे बोरिंगनेस को अब झेल नहीं पाते हैं. बच्चा प्रोजेक्ट है, कौन से स्कूल में जाता है, कौन सी एक्टिविटीज करता है. फलाने का बच्चा 4 क्लास में जा रहा है, 2 में तो तुमको भेजना ही है. What you do as a storyteller, आप कैसे कॉर्पोरेट में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं. Drop the mask. Be authentic, be empathetic leader. The best of the bonds between teams are not built on shared success but on shared humanity. हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं ऋचा वाही. ऋचा वाही एक बिजनेस स्टोरी टेलर हैं और ये फाउंडर हैं टेल्स दैट स्पिन की. वेलकम ऋचा. Yeah, hi Amita. Thank you so much. सो ऋचा, आप एक स्टोरी टेलर हैं, राइट? और बहुत ही फैसिनेटिंग होता है ये सुनना कि समवन इज स्टोरी टेलर. Yes. तो थोड़ा आप अपनी जर्नी बताओगे कि आप कैसे इस फील्ड में आए और व्हाई ओनली स्टोरी टेलिंग. एब्सोल्युटली. तो मेरी जर्नी ऐसे तो बहुत लंबी है, जैसे हर इंसान की होती है. मैंने अपना करियर शुरू किया था बिकॉज आई एम अ मास्टर्स इन जेनेटिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मैंने अपना करियर एज एन एकेडमिशियन शुरू किया एंड कोइंसिडेंटली आज टीचर्स डे है. तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एंड आफ्टर दैट आई मूव टू कॉर्पोरेट एंड आई वर्कड इन एक्लेक्टिक इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम किया. 2020 में जब सारी दुनिया शांत हो गई और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे अपना कोई वेंचर शुरू करना है, और मैं हमेशा से स्टोरी से फैसिनेटेड थी हम सब की तरह, और मैं लिखती थी 7 साल की उम्र से. तो मुझे तब पता चला कि बिज़नेस स्टोरी टेलिंग जो है वो एक नया चीज़ है, एक नया वेंचर है जो ग्लोबली काफ़ी कुछ जिसमें हो रहा था. सो मैंने ग्लोबल स्टोरी टेलर्स को फॉलो करना शुरू किया, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया एंड 1 साल इसके ऊपर काफ़ी पढ़ा. जितनी किताबें अवेलेबल थी मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, कुछ इंटरनेशनल स्टोरी टेलर से कनेक्ट किया, उनसे कॉन्वर्सेशंस की लिंक्डइन के थ्रू या उनके ब्लॉग्स के थ्रू, और फाइनली 2021 में मैंने अपनी कंपनी फ्लोट की जिसका नाम मैंने रखा टेल्स दैट स्पिन. मतलब हमारी कहानियों में वो शक्ति होती है कि हमारी रियलिटी को एकदम बदल सकती हैं, जिसको हम एक नैरेटिव रीफ्रेमिंग भी बोलते हैं. सो ये टाइटल मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, और ये टाइटल कैसे आया इसकी भी एक कहानी है, बट येस वी केम ऑन दिस टाइटल एंड आई स्टार्टेड. और मुझे अपनी कहानी में सबसे अच्छा ये लगता है कि मेरे पास उस टाइम कोई रोड मैप नहीं था. इट वॉज अ ब्लैंक कैनवस, तबुला रसा, क्लीन स्लेट. कोई मेंटर्स नहीं थे, बट मेरी एकलव्य अप्रोच थी कि जो लोग मेरे आसपास हैं मैं उनसे उनके किताबों के थ्रू, उनके आर्टिकल्स के थ्रू, उनके काम के थ्रू साइलेंटली सीख रही थी, देख रही थी. और कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, राइट? या रूमी कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट टू वॉक द वे अपीयर्स. तो क्लैरिटी एक्शन के बिना नहीं आती है, तो एक्शन हमें लेना पड़ता है. तो बहुत सारे चीज़ें हुई, गलत सही, ऊपर नीचे, बहुत अपने एक्सपीरियंस से बहुत सीखा धीरे धीरे और इसको स्केल अप किया. आज वी आर अ टीम ऑफ 5 पीपल और आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ वर्क फॉर मी, इट्स एक्चुअली अ पैशन. तो हम बहुत आराम से कह देते हैं आई एम वेरी पैशनेट. तो पैशन ये होता है कि जिसके लिए आपको रात को 2 बजे जाग के काम करना पड़े तो लगे ना कि आप रात जाग रहे हैं, आप इट शुड कम इन द नेचुरल फ्लो. तो मुझे लगता है कि वी आर ऑल स्टोरी टेलर्स. बस फ़र्क ये है कि एज अ स्टोरी टेलिंग कोच आई कैन हेल्प यू क्राफ्ट योर नैरेटिव इन अ बेटर वे एंड आई कैन चेंज द रियलिटी दैट यू हैव. सो आई लव द वर्क आई एम डूइंग and I'm also a certified NLP practitioner. So I try to amalgamate the two, and I think it's a very unique combination because the NLP tools can help you reframe the narrative, which I'm trying to do. So I work for corporates, I work for leaders, founders, entrepreneurs. I work for students a lot,
एंड आई फील कि स्टूडेंट कम्युनिटी को एक स्टोरी टेलिंग कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए. सो वी आर वेकिंग अप टू दैट, बट देखते हैं कब होता है. सो दैट्स अबाउट इट. आई गॉट दैट. सो ऋचा, आपने बोला था कि स्टोरी टेलिंग जो है हमको मेंटल हेल्थ में भी हेल्प कर सकती है, राइट? सो स्टोरी टेलिंग से कनेक्ट करते हुए हम मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर बना सकते हैं? सी, स्टोरी टेलिंग मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, बट एज वी वर डिस्कसिंग, स्टोरी टेलिंग इज लाइक द CPR, द फर्स्ट एक्शन रिस्पॉन्स. ओके. सो आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात करती हूँ या बहुत सारे आर्टिकल्स जब पढ़ती हूँ इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स आर टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप्स. ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह है, और इसके पीछे की वजह है एक आर्टिकल कोट करूँगी, एक रिसर्च हुई है अभी जिसने ये बताया है कि जो जेन ज़ी है वो आज के मिड लाइफर से ज़्यादा दुखी है, दे मोर अनहैप्पी. दिस इज़ अ रिसर्च डन इन 44 कंट्रीज़. सो इसका क्या कारण है? जो जेन ज़ी है, 12 से 28 साल के बच्चे, वो एक तो पैंडेमिक वर्ल्ड में ग्रो अप किए हैं, राइट. स्क्रीन टाइम्स बहुत बढ़ गए हैं. हमारी जो इंडिया का जो खासियत थी फैमिली सिस्टम, यू नो, वो बिल्कुल अब सेमी न्यूक्लियर पे आ गया है. वी डोंट हैव पीपल टू टॉक टू. एंड हमें लगता है कि एक मशीन से बात करना, ChatGPT से बात करना आसान है क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल है, फ़र्क नहीं पड़ता वो सही बता रही है कि गलत. सो इन सब चीज़ों की वजह से मेरी जनरेशन जो 40-45 में जाके अनहैप्पीनेस और मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा था, वो क्राइसिस जेन ज़ी आज फेस कर रही है. अब स्टोरी टेलिंग इसमें क्या कर सकता है? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर कितनी एंग्जाइटी ऑलरेडी आ चुकी है. दे फील इट्स वेरी शेमफुल. वो अभी भी एक थेरेपिस्ट को अप्रोच करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं. अभी भी. सो उन सब बच्चों के लिए या उन सब लोगों के लिए एक स्टोरी टेलिंग कम्युनिटी कैन बी अ सेफ स्पेस, जहाँ पे आके अगर वो अपनी स्टोरी शेयर नहीं भी करते, वो किसी की स्टोरी सुनते भी हैं जो उन्हीं के जैसे स्ट्रगल कर रहा है, तो उन्हें थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि वो इसमें अकेले नहीं है. राइट. दूसरा, बाय यूज ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड नैरेटिव रीफ्रेमिंग. अगर मैं आपकी कहानी सुनती हूँ और आपकी कहानी में आप अपने आप को लूजर और फेलियर बता रहे हो, मे बी आई कैन चेंज द पर्सपेक्टिव एंड हेल्प यू सी व्हाट्स स्टिल गुड विद यू एंड व्हाट कैन बी डन. सो ऑल इज नॉट लॉस्ट, जिंदगी खत्म नहीं हुई है. तीसरा, यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ NLP लाइक मेटा मॉडलिंग. आपने मुझे कहा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कहूँगी कोई भी नहीं, कोई एक तो होगा, कोई एक दोस्त, कोई एक पेरेंट, कोई एक सिबलिंग, कोई एक आपकी टीचर. तो आप सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये मेरी फ्रेंड है, इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी मम्मी ने मेरी बात हमेशा सुनी है. तो थोड़ा सा आपके अंदर वो एक चेंज आ जाता है, एक पैराडाइम शिफ्ट आता है और आप चीज़ों को थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव में देखते हो. फिर एक और टेक्निक है फ्यूचर पेसिंग. फ्यूचर पेसिंग का मतलब है कि ठीक है, मैं मानती हूँ आज आपकी ज़िंदगी में सब गलत हो रहा है, लेकिन आपने अपने लिए क्या फ्यूचर सोचा था, ज़रा उसको विजुअलाइज करें, सोचें उसके बारे में, लिखें उसको. तो जब हम ये चीज़ों को सोचते हैं, लिखते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा होता है कि हाँ मैंने तो ये सोचा था अपने लिए, मैं अभी भी ये कर सकता हूँ, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट. और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ अगर एक कम्युनिटी, स्टोरी टेलिंग कम्युनिटी एक कॉलेज में होगी जहाँ पे आपका काम है सिर्फ आना और अपनी कहानी बताना, या कहानी सुनना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बीकन ऑफ होप बन सकती है. आज मैं बहुत सारी कहानियाँ लिखती हूँ लिंक्डइन पे, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखती हूँ, एंड आई गेट DMs लाइक कि दिस वाज मी टुडे एंड थैंक गॉड आई रेड इट टुडे, और मुझे अब लग रहा है कि आई कैन ऑल्सो डू इट. सो कहानियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे के लिए सर्वाइवल गाइड बन जाती हैं. और इसीलिए मैंने अभी एक सेशन किया था जिसमें मैंने कहा था कि डोंट कीप योर स्टोरीज हिडन विद इन यू, बिकॉज द स्टोरी विच यू आर कीपिंग हिडन माइट बी द वन दैट द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू हियर. So as I said earlier, storytelling community can be the CPR, the first action response. Before you reach a stage where you need a therapist, at least start opening up. At least share what is there inside you. Lift the weight. उस भार को अपने अंदर से निकालो, उस कहानी को बाहर निकालो, तो आपको पता चलेगा कि एक, आप अकेले नहीं हैं. दूसरा, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ये आपको लग रहा है ख़त्म हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है. और तीसरा, जब आप इसको लिखते हो वर्बली या बताते हो, तो जो चीज़ आपके दिमाग में 100 होती है वो बाहर आते आते आपको लगता है कि शायद 60% थी, मैं उसको 100 बना रहा था. तो जो क्लाउडिंग है वो ख़त्म होती है थोड़ी सी.
और मैं बार बार ये कहती हूँ, हर ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले टाइम में देयर हैज़ टू बी अ चीफ स्टोरी टेलिंग ऑफिसर. Same way, every institution dealing with students, especially Gen Z, should have storytelling communities. हम placement committees की बात करते हैं क्योंकि आज भी हमारा focus है performance पे. आप इस institute में आए हैं, आप IIM में आए हैं, हमें आपको placement दिलानी है. See, the next decade will not be defined by AI. Yes, AI is important, it is coming, it's the technology, it is revamping everything, I know. But the next decade will be defined by the mental health. If you are not happy within yourself, no technology can help you. You have to hold yourself up. There's another thing which I tell, especially to my teenage daughter, you know, whenever we have a conversation, is that if you can be anything in this world, be kind. Because हमें नहीं पता कौन कितनी struggle कर रहा है and he's still showing up. It can be your teacher, it can be your friend, it can be your peer, anybody. Everybody is struggling at levels and they're still showing up, which is a lot of courage. So you have to work on mental health. Every student institution needs a storytelling community. आप उसको storytelling नाम दो, आप उसको कुछ mental health बोलो. We need communities as safe spaces where children, where students can come and speak out and share their stories. That's very important. सो थैंक यू सो मच ऋचा, जो आपने अभी बोला कि नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है एरा, वो एआई का एरा नहीं है, एग्जैक्टली वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एरा है. क्योंकि हमने एआई के चक्कर में अपने इमोशंस को प्रोसेस करना बंद कर दिया है. अपनी खुद की शेयरिंग करनी लोगों के साथ, जो शेयरिंग हम शायद पहले अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करते थे, अब हमने वो एआई के साथ करनी शुरू कर दी है. और एआई उसको उस तरीके से आपको प्रोसेस करवा ही नहीं सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप एआई के साथ शेयर करते हो, वो एक मशीन है और वो आपको उतना ही दे सकती है जो उसके अंदर फीड है. वो आपके इमोशंस को, वो आपके पोस्टर को, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाएगी, आपके आंतरिक अंतर्द्वंद को, कन्फ्लिक्ट को उस तरीके से रिजॉल्व कर नहीं पाएगी और आप उसके ऊपर चीज़ों को पाइल अप करते चले जाओगे. और यही शायद हो रहा है. और मुझे ऐसा लगता है, जब आपने बोला कि जेन ज़ी का जो इस समय ब्रेकडाउन का लेवल, अनहैप्पीनेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जेन ज़ी बहुत ज़्यादा एआई के ऊपर डिपेंड करने लग गए हैं. जेन ज़ी को कुछ भी इमोशनल टर्मोइल आता है, वो सीधा पहले चैट जीपीटी के पास जाता है, सीधा पहले दूसरे एआई टूल्स के पास जाता है. वो अपने किसी फ्रेंड के पास नहीं जाता है, वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाता है उसको लेकर के. और शायद इसी वजह से ये और ज़्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है. बिल्कुल राइट. बिल्कुल. सो यू आर सो ट्रू. सो ऋचा, जब आप बोलते हो कि स्टोरी टेलिंग के ग्रुप्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के, और कॉर्पोरेट में भी स्टोरी टेलिंग जो है उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट में. अगर हम स्टोरी टेलिंग का टूल लेके आते हैं, तो एग्जैक्टली ये टूल कॉर्पोरेट के अंदर कैसे वर्क करता है? आप क्या कराते हो अपनी वर्कशॉप्स में, और हाउ यू मेक देम लर्न कि कैसे वो स्टोरी टेलिंग करें अपने space. Absolutely. So as a storyteller, there are a lot of things we offer to corporates. हम उनके साथ डेटा स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम उनके साथ स्टोरी टेलिंग फॉर बेटर पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग फॉर बेटर बिल्डिंग द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली स्टार्टअप्स में जहाँ पे 10 लोग इकट्ठा हुए, बट वो 10 लोग इकट्ठा तो हो गए हैं, बट वो अभी भी साइलोज में काम कर रहे हैं. तो उनको एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक कल्चर बिल्डअप करने में स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा हाथ है. बट मैंने अभी एक नया फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है विच इज़ कॉल्ड द हार्ट फ्रेमवर्क, HEART. Okay. H for human context, E for empathy, A for action, R for reflection and T for tangible shift. Okay. ये जो फ्रेमवर्क है, ये मैं particularly corporates को already मैं इसके pilots run कर चुकी हूँ, and lot of corporates have shown very good response. The idea is corporates are all about performance. We are always chasing targets, we are always chasing numbers, and we cannot do away with it. वो तो है. But what we need now, especially in this data-driven AI world where anyways performance cannot be compared with AI. AI तो मशीन है, वो तो हमसे आगे है. हमें अपना ह्यूमन एंगल, ह्यूमन एक्सपर्टीज़ रिटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी कि एक लीडर है या एक टीम हेड है जो एक टीम को एड्रेस करने आता है.
तो आते ही सीधा नंबर्स की या डेटा की या टारगेट की बात करने के बजाय अगर वो 5 मिनट एक नैरेटिव ये बोले कि आई अंडरस्टैंड कि देयर इज एंजाइटी इन द रूम, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, फियर है, आपको लग रहा है शायद हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, जॉब कट्स का क्या होगा, आई अंडरस्टैंड, आई एक्नॉलेज, and we are in this together. You know, this one line can work as a miracle for the team. It can build trust. It can make a psychologically safe team. और अगर हमारे इंटरनल कस्टमर्स, हमारे एम्प्लॉयज़ अगर सेफ और ट्रस्ट फील करेंगे, तभी तो वो बाहर जाके एक्सटर्नल कस्टमर्स के साथ बात करेंगे और अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेंगे। बट ये छोटी सी जो चीज़ है, जो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट है, ये हम भूल जाते हैं, ये सिर्फ किताबों में रह जाता है। बहुत सारे लीडर्स बहुत सारे महंगे महंगे कोचिंग प्रोग्राम्स अटेंड तो करते हैं, बट आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और मैं बार बार यही कहती हूँ, द ई इन लीडरशिप हैज़ टू बी एम्पैथी। वी कैन नॉट वर्क और वी कैन नॉट मूव अहेड विदाउट एम्पैथेटिक लीडरशिप। तो ये जो मेरा फ्रेमवर्क है, ये ऑन ग्राउंड आपको बताता है कि हाउ यू कैन बी एन एम्पैथेटिक लीडर, हाउ यू कैन चेंज। अब चाहे वो BFSI हो, चाहे वो कोडिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो FMCG हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, हम ह्यूमंस हैं और हम ह्यूमंस को ही सेल करते हैं। सो ह्यूमन जो वर्ड है वो सेंट्रल है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कोई भी सेक्टर हो। तो उस ह्यूमन को कैसे रिटेन करना है और उसके साथ कैसे चलना है, डेटा को साथ लेके, AI को साथ लेके, वो हम अपनी इस वर्कशॉप में बताते हैं। और मेरा ये एंडेवर है अभी कि मैं अब इसी पे ज़्यादा फोकस करूँ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दी एम्पैथी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज दैट वी हियर फ्रॉम कॉर्पोरेट्स वेयर employees are still very very demotivated, disgruntled, or there are a lot of things that still need to be done. तो that still की जो space है, जो vacuum है, I think वो इसीलिए है because हम human expertise और human जो हमारे factors हैं उनको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम सिर्फ performance की बात करते हैं, सिर्फ targets की बात करते हैं, जिसकी वजह से हम actual अपने employees को खोते चले जा रहे हैं। अगर वो हैं भी तो बहुत demotivated हैं। और चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे एम्पैथेटिक लीडरशिप हो, उसके लिए एक दिन उसको डेडिकेट करना कि आज मेंटल हेल्थ डे है, हम आज ये करेंगे, वो नहीं है। कल्चर स्लाइड डेक्स में नहीं होता, कल्चर हमारी रोज़मर्रा की हैबिट्स में होता है। अगर इफ़ आई एम एज अ बॉस, आई एम वेरी पिकी अबाउट नंबर्स, वही चीज़ मेरे एम्प्लॉयज़ भी सीखेंगे। इफ़ आई एज अ बॉस आई डोंट ट्रस्ट माई एम्प्लॉयज़ या मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वही चीज़। सो कल्चर एक दिन में नहीं बनता, कल्चर हमारी रोज़मर्रा की हैबिट्स से बनता है। वो स्लाइड डेक दिखाने से नहीं बनता, वो टीम को एक पिकनिक पे ले जाने से नहीं बनता, वो अपने अंदर बदलाव करने से एज ए लीडर बनेगा। हम जैसे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारा मिरर होती है, हमारी लीडरशिप हमारा मिरर होती है, तो जो हम एक्चुअल में हैं वही हम सामने दे रहे हैं। सो इसी के लिए ये जो फ्रेमवर्क है, हार्ट फ्रेमवर्क, ये इन्हीं चीज़ों पे बात करता है। और मेरा पूरा एंडेवर है कि मोर और मोर ऑर्गेनाइजेशंस शुड स्विच टू दिस टीम बाय टीम, so that we have better employees, we have better psychologically safe teams and ultimately better performance, because empathy कोई garnish नहीं है, obviously ये prerequisite है, ये optional नहीं है। अब इसको तो लाना ही पड़ेगा, तभी काम चलेगा। So that's what I say. I got that. पर स्टिल क्या होता है कि ये सारे कंसेप्ट जो हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग है, एम्पैथी है, ये बहुत ज़्यादा नॉन टेंजिबल है ना, हमको दिखते नहीं हैं, हमको इतने समझ में नहीं आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऋचा कि अगर कॉर्पोरेट में कोई एम्प्लॉय है या टीम है जिनको आप वर्कशॉप ले रहे हो एंड आप उनको बता रहे हो someone is unmotivated or yeah someone is taking too much of anxiety because of the number pressure in the organization, how you help them to narrate this story so that this information get processed in their mind? So you see Amita, everything starts from the top, right? So agar as a leader, if you're comfortable sharing your vulnerability with your team, ठीक है, then your team will also start to open up and put their feelings on the table. That's point number one. Storytelling सिर्फ एक tool है to rephrase the narrative, to bring a change, to bring a paradigm shift in how you operate. जब हम ये workshops करते हैं
तो हम ये नहीं कहते कि आज आपने एक सेशन लिया और कल आप देखिए कितना बदलाव आएगा. वी डू मल्टीपल सेशंस एंड वी डू सेशंस स्पेस्ड आउट. तो हमने आज कुछ जैसे 4 सेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी किए, देन वी कम बैक टू यू इन 3 months or 6 months just to see the performance. We work on real world challenges. तो हम हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप वर्कशॉप डिज़ाइन करते हैं तो हम उनके जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, उसके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं. तो अगर एक BFSI सेक्टर में एक इंसान है जिसको जो चैलेंजेस आ रहे हैं फ्रंट लेवल एम्प्लॉयज़ को, वो अलग होंगे विज़िवी एक FMCG, विज़िवी एक मैन्युफैक्चरिंग. सो ये कस्टमाइज करते हैं एंड वी गो बैक टू देम कि भाई वी हैड डन दिस सेशन विद यू, डिड यू फील अ चेंज, डिड यू do you think that this approach was better? So we get the real time feedback also. उससे हमें भी अपने अगले सेशंस प्लान करने में फ़ायदा मिलता है. बट ये एक टच एंड गो अप्रोच नहीं है. तो अभी क्या होता है कि कई कॉर्पोरेट्स हमें बोलते हैं कि आइए आप एक स्टोरी टेलिंग सेशन कर दीजिए. स्टोरी टेलिंग को अभी भी ऐसे एक फ्लारी वो समझा जाता है. राइट, हाँ, मतलब ऐसा, हाँ, कि चलिए हमने एक करा दिया, एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट के एक टिक लगा दिया. सो मेरा पूरा उनसे कोशिश रहती है बताने की कि स्टोरी टेलिंग एक टूल है. आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बोरिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, अपनी कॉन्वर्सेशन को बेटर कैसे बनाना है, अपनी टीम से कनेक्ट कैसे करना है. बट इसको आपको रोज, मेरे सेशन के बाद भी आपको ये रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा. उसके लिए मैं आपको वॉच नहीं कर रही हूँ, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. और एक सेशन या 2 सेशन से काम नहीं चलेगा. यू डू इट, लर्न फ्रॉम अस, यूज इट on a day-to-day basis, and then give us the real-time feedback that yes, it helped. And the ones who come back to us with real-time feedback, they tell us that yes, it helps. It broke the monotony. Yes. अगेन मेरे को जो चीज़ थोड़ा सा जानने की इच्छा है, आई थिंक मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, मतलब कि हाउ यू हेल्प देम टू मेक देयर स्टोरीज. जैसे मैंने बोला कि कोई एम्प्लॉय है वो डिमोटिवेटेड है, अब उसको ना मज़ा नहीं आ रहा है, मे बी बहुत सारा सब कुछ चल रहा है और ऑफिस का टॉक्सिक माहौल है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नाउ ही इज़ इनटू स्पेस की अब उसका मन नहीं है काम करने का. तो हाउ यू हेल्प हिम टू नरेट हिज स्टोरी द वे दैट ही इट गेट प्रोसेस्ड और वो फिर अपने उसका स्पेस चेंज हो. बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द पर्पस ऑफ कि आप अपना रीफ्रेमिंग कर रहे हो, आप अपने नरेटिव को रीफ्रेम कर रहे हो. तो ये रीफ्रेमिंग कैसे कराते हो आप? सो ये रीफ्रेमिंग हम 1-on-1 तो कॉर्पोरेट्स में नहीं कराते until unless कोई हमें अप्रोच करे उसी टीम में से कि भाई आई एम रियली स्ट्रगलिंग. अच्छा, हम तो एक फ्रेमवर्क के साथ स्टोरी बता सकते हो आप मुझे? जैसे जैसे हमने अभी एक प्रेजेंटेशन प्लान की है फॉर BFSI सेक्टर, जहाँ पे जो फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़ हैं, सो इंश्योरेंस इज़ अ वेरी ड्राई सेक्टर. वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नंबर्स, पॉलिसी क्लेम्स, इन्हीं की बातें होती हैं. सो मेरा पहला जो उनसे इंटरेक्शन था उसमें मैंने उनको ये बोला कि आपको ये समझना है कि आप लोगों की जमा पूंजी के साथ डील कर रहे हो. आप सिर्फ पैसा, मनी, तो ह्यूमनाइज द मनी. क्योंकि जब आप उस इंसान के शूज़ में जाके सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपसे पॉलिसी नहीं खरीद रहा है, वो अपने बच्चे का फ्यूचर आपसे खरीद रहा है, उसको हाथ में दे रहा है आपके. तो कितना बड़ा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो जब आप चीज़ों को इस तरह से देखते हो, मैंने वी पुट द ह्यूमन एंगल, तो एक तो ये कि आपको ये नहीं लगता कि वो दिस इज़ जस्ट अनदर, ये नंबर्स हैं, ये पॉलिसी क्लेम्स है, ये नहीं. आपके अंदर, क्योंकि हम सब बहुत सारे रोल्स निभाते हैं. सो समबडी हु इज सेलिंग अ पॉलिसी टू अ विडो, यू नो, वो उसके लिए एक फ्यूचर दे रहा है उसको कि यू आर नॉट अलोन, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स विद यू. तो जब आप इस इमोशन को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, अ टारगेट, अ पॉलिसी क्लेम. इट इज़ नॉट जस्ट अ लोन. दिस इज समबडीज लाइफ इन योर हैंड्स, यू डीलिंग विद दैट. तो कभी ऐसा करने से ऑब्वियसली थोड़ी सी मोनोटनी जो होती है ना, क्योंकि अब आप उसको एक अलग एंगल से देखते हो. तो सबसे पहला जो हमारा एक इनिशियल डिस्कशन होता है उसमें हम ये करते हैं कि हम आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं उस नैरेटिव से. देन वी टॉक अबाउट द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जो भी, जैसे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो जब अपने ब्रांड्स को एडवर्टाइज करती हैं तो कभी भी वो नंबर्स की बात नहीं करती, वो बात करती हैं रियल लाइफ सिचुएशंस की. और उसके बाद हम बोलते हैं कि आप हमें बताइए, आपने इतने लोगों को पॉलिसी बेची है, कौन सी ऐसी कहानी है जो आपको याद है, जहाँ पे आपको लगा कि हाँ मेरे हाथ में बहुत कुछ है, कौन सा ऐसा वो डिफ़िकल्ट कस्टमर कॉन्वर्सेशन था, आप हमें बताइए. सो देन दे स्टार्ट शेयरिंग द स्टोरीज.
और उससे पता चलता है कि उनके अंदर भी बहुत सारी कहानियां हैं, और फिर हम उन्हें बोलते हैं कि ये आपका स्टोरी बैंक है, आप इसको यूज कीजिए अपने नेक्स्ट कस्टमर को इंटाइस करने के लिए। और अगर आपकी पर्सनल कोई कहानी है, आप उसे बताइए, लिखिए, हमें बताइए, फिर हम उसको सुनते हैं। जैसे एक होता है जिसमें हम उनको पेयर्स में डालते हैं। अच्छा। कि पहले आप अपने इस पार्टनर को अपनी एक डिफिकल्ट स्टोरी या जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन रही है वो बताइए, वो भी आपको बताएगा। देन हम उस पेयर को बोलते हैं कि आइए आप बताइए। तो पहले तो पीयर फीडबैक मिलता है। जैसे मैंने आपकी कहानी सुनी तो मैं आपको फीडबैक दूंगी कि ये प्रॉब्लम ये नहीं थी, एक्चुअल आपको ये चीज़ तंग कर रही थी, तो आपको लगता है हाँ एक्चुअल इमोशन तो ये था। ऐसे ही आप मुझे फीडबैक देंगे, और फिर हम उस कलेक्टिवली जब हम सुनते हैं, देन वी गिव देम अ रियल फीडबैक कि आप इस कहानी में अपने आप को फेलियर या लूजर समझ रहे हो, बट एक्चुअली यू वेंट अहेड एंड हेल्प द कस्टमर। या आपको लग रहा है कि आपने सही किया, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। सो वो जब स्टोरीज निकल के आती हैं तो नंबर 1 वो उनका एक स्टोरी बैंक बन जाता है। दूसरा, उन्हें समझ में आता है कि जिसको वो डिफ़िकल्ट समझ रहे थे वो उसका रियल कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। और जब भी आप किसी चीज़ को फ्रेम कर लेते हो, लिख लेते हो, बोल लेते हो, तो उसमें जो इम्पैक्ट है वो, मतलब अगर आप उसको बहुत ही डेड एंड सिचुएशन समझ रहे थे तो पता लगता है कि वो डेड एंड नहीं था। अगर आप बहुत ही गांगो थे कि नहीं बहुत ही अच्छा हो गया, तो आपको एक रियल सिनेरियो मिलता है। तो ऐसे क्लाइंट स्टोरीज, कस्टमर स्टोरीज, फीडबैक्स क्या क्या आपको मिले हैं वो सब हम उनसे पूछते हैं। स्टोरी शेयरिंग करके एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम उनसे बोलते हैं, तो इसमें क्लाइंट स्टोरी शेयरिंग होती है कि कौन सा ऐसा क्लाइंट था जिसके बाद आपको लगा कि मतलब इट वाज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल, जहाँ पे आपको चैलेंज आया, आपने उस कहानी से क्या सीखा, आप में क्या बदलाया, व्हाट वाज द टैंजिबल शिफ्ट दैट केम इन योर माइंड एंड इन योर पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से ऐसा लगता है लोगों को कि मुश्किल है, पर जब वो करने बैठते हैं ये एक्टिविटी तो कहानियाँ बिल्कुल ऐसे फ्लो की तरह निकल के आती हैं। हम उनको एक बोलते हैं, वो 4 कहानियाँ लेकर आते हैं हमारे। अच्छा, सो जब ये कहानी बताते हैं तो ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से बताते हैं या मतलब अपने मैं इन्वॉल्व करके, लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी बचपन की कोई कहानी कनेक्ट करूँ कि मैंने कभी गई थी, मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, उसने मुझे ये बोला, वॉट एवर इट इज़, तो फिर मैं उसको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ कि ओके अमिता यहाँ गई थी या ये लड़की यहाँ गई थी, उसके साथ ये हुआ, या ये खुद को डाल करके बनाते हैं स्टोरी। डिपेंड करता है कि वो कहानी आप में जीवित है या नहीं है। अगर वो अभी भी एक मेमोरी बन गई है तो शायद आप थर्ड पर्सन बोलेंगे, लेकिन अगर आप उसको डेली बेसिस पे जी रहे हैं तो मोस्टली मैंने ये देखा है, जो कहानी हमारे अंदर एक हिंदी में शब्द होता है ज्वलंत, मतलब विच इज अलाइव एंड किकिंग, अगर वो है हमारे दिमाग में तो हम उसको हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही बोलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि सपोजिंग मैंने 7 साल में अगर कुछ एक्सपीरियंस किया, व्हेन आई वाज 7 years old, लेकिन मैं उसको अभी भी रिविजिट करती हूँ तो मैं उसको फर्स्ट पर्सन में ही बोलूँगी कि मैं जब वहाँ गई थी ना, वो हुआ था ना। सो ये डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा अलाइव और किकिंग है। जहाँ तक कॉर्पोरेट की बात रही है, सबसे पहला होता है कि लोगों के अंदर के उस डर और शेम को निकालना, दैट सपोजिंग यू हैव टू शेयर योर फेलियर स्टोरी। तो हम बोलते हैं कि लिखो अपनी फेलियर स्टोरी, लिखो कहाँ आपको लगा कि यू वर अ फेलियर, लिखो। सो अगेन इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप। तो हमारी जो टीम है, अगर उसमें है जो लीडर है, इफ ही इज कंफर्टेबल शेयरिंग हिज फेलियर स्टोरी तो दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। एक और एक्टिविटी हम करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ स्टोरी इमेजिन करो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप काम कर रहे हैं ये एक स्टोरी है। तो आपके हिसाब से इस स्टोरी की क्या 5 वैल्यूज़ हैं या 5 की फाइंडिंग्स हैं, उससे पर्सपेक्टिव पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को या इस टीम को कैसे देखते हैं, depending upon what adjectives and what words they use. Okay. So here also NLP really helps me, because NLP helps me understand the words and the meaning beyond the language. That's why it's called neuro-linguistic programming. So जब वो निकल कर आता है ना, तो उस इंसान के अंदर क्या है वो बहुत कुछ पता चलता है। तो अगर वो अपनी फेलियर स्टोरी बताता है तो कितनी कंफर्टेबली बता रहा है, और जब वो उसको रिविजिट कर रहा है तो उसको भी एक नई लर्निंग होती है कि अच्छा ओके मैं तो ये समझ रहा था, एक्चुअल पर्सपेक्टिव तो ये था। सो ये हमारी जनरली एक बड़ी बेसिक एक्टिविटी होती है इनिशियल उसमें, जिसमें हम इंसान को पहले जैसे कहते हैं कि उसका मंथन करते हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके बाद आगे की एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं, रोल प्लेस हैं, बहुत कुछ है, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू। ओके निशा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी कोई फेवरेट स्टोरी
अपनी लाइफ की बताएं जिसको आपने एज ए स्टोरी टेलिंग टूल यूज़ किया है, जैसे आप लिंक्डइन में भी आप बता रहे हो, आप डालते हो, सो आप कौन सी बताना चाहोगे हमको? बहुत सारी कहानियाँ हैं. So I have grown up listening to a lot of partition stories from my दादा दादी. तो मुझे पार्टीशन की कहानियाँ पहले तो बहुत अपसेट करती थी. मुझे याद है जब मैंने पहली बार ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की पढ़ी थी तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी. पर धीरे धीरे उन कहानियों ने मेरे अंदर काफ़ी जगह ले ली और मैं मतलब इमेजिन भी करती थी कि कैसे उनके घर होते थे. बिकॉज माय ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने वो पार्टीशन देखा था बहुत विविड डिटेल से बताते थे कि कैसे घर होते थे, कैसे वो उनका स्कूल होता था, कैसे उनके फ्रेंड्स होते थे एंड ऑल. तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कहानियाँ सुन के ना मुझे एक कैरेक्टर को जो डिफ़ाइन करने का जो एक कहानी में जो तरीका होता है वो मुझे उनसे मिला. बिकॉज वो एक कैरेक्टर जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था कभी ग्रोइंग अप, उसको इतनी विविडली डिस्क्राइब करते थे. राइट फ्रॉम कि उनके स्कूल में उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि दिस ऑल हैपेंड वेरी सडनली एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग. सो वो अब सिर्फ उनकी मेमोरी में था, नॉस्टैल्जिया था जिसमें बहुत सारा ब्लड भी था, पेन भी था और ट्रॉमा भी था. तो वो जिस तरह से उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते थे, उन घरों को डिस्क्राइब करते थे विद एवरी माइन्यूट डिटेल. मुझे लगता है मेरी स्टोरी टेलिंग का जो इनिशियल आगाज़ है, जो स्टार्टिंग है, वो वहीं से हुआ कि कैरेक्टर कैसे डिस्क्राइब करना होता है, उसका एक एक फीचर, उसका एक एक इमोशन वो कैसे मुझे बताते थे. मेरे को लगता है मैंने अपनी जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं, फिर चाहे वो मैंने लिखा कि किसी कैरेक्टर के बारे में. सो आई एम ऑल्सो राइटिंग अ बुक अबाउट 12 शॉर्ट स्टोरीज अबाउट 12 डिफरेंट विमेन दैट हैव कम अक्रॉस. तो जब मैं उसको लिख रही हूँ एक चैप्टर को, तो वो जब मैं उस कैरेक्टर स्केच बना रही हूँ उस लेडी का, तो कैसे कितनी डिटेल में मुझे जाना है, आई थिंक उसका जो शुरुआत है वो उन कहानियों से हुई. और आजकल मैं बहुत अलग टॉपिक्स पे लिखती हूँ. उनको मैं कहानी तो नहीं कहूँगी, आर्टिकल्स कहूँगी. सो आई राइट अबाउट फीडबैक, लीडरशिप, फाउंडर्स. बट कभी कभी मैं ऐसी चीज़ों पे भी लिखती हूँ कि जैसे हमारे घर में दिवाली पे सोन पापड़ी के डिब्बे आते थे एंड दे यूज्ड टू बी जस्ट सर्कुलेटेड हियर एंड देयर. सो वो दिन कितने सिंपल थे. तब दिवाली वाज वेरी डिफरेंट. तब हम बड़े सिंपल से छोटे से घर में रहते थे और हम उसको कैसे डेकोरेट करते थे. और दिवाली वाज सो मच फन. देयर वाज नो फैनफेयर, देयर वाज नो इंस्टाग्राम टू पुट अ पिक्चर. Right. Everything was very simple. So I often talk about the simple life we had when there was no TV, no Instagram, no social media. We used to have a lot of friends. We used to play every day. And we learned so much playing with our friends in that small park of ours. और हम कैसे हमारी ज़िंदगी इतनी सिंपल थी जिसमें चीज़ें कम थी बट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा थे, जिसमें सोशल मीडिया कनेक्ट्स तो थे ही नहीं, लेकिन असली लोग थे जिनसे जाके हम बात कर सकते थे, जिनसे जाके हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते थे. सो आई थिंक वी लिव्ड इन अ वेरी वेरी गुड टाइम. वी वर वेरी रिच बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड द पीपल. सो मैं उस टाइम की 80s के टाइम की बहुत बातें करती हूँ कि 80s के टाइम में हर घर के ड्राइंग रूम में एक टीवी होता था जिसको हम बाकायदा सजा के रखते थे क्योंकि उसमें शाम को 7 बजे कुछ आता था. सो द एंटिसिपेशन. सो वन थिंग वाज कि हमारी जो ज़िंदगी थी उसमें मॉली कॉडलिंग नहीं थी. हमारे पेरेंट्स थोड़े से हमें फेलियर से हमेशा अब्रेस्ट कराते थे. मैं आजकल पेरेंट्स देखती हूँ जो ठीक है, हमें अपने बच्चे को करना चाहिए, पैम्पर भी करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, बट आई थिंक आजकल हम कुछ ज़्यादा करते हैं. तो होता क्या है कि जब बच्चे को पहला फेलियर टेस्ट करता है ना, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता. तो हमारे साथ ऐसा नहीं था. हमारे टाइम में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम का कुछ नहीं था. हर चीज़ के लिए हम वेट करते थे. दिवाली या बर्थडे का मतलब होता था नए कपड़े, यू नो, एंड अदरवाइज मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था कि हमारी इवनिंग में कुछ ऐसा स्पेशल हो रहा है. वी यूज्ड टू लीड अ वेरी बोरिंग एंड अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ. बोरिंग वाज ब्लिसफुल because nothing out of the ordinary was happening and that was the best part. And today किसी चीज़ का कोई चार्म ही नहीं है. हर चीज़ एकदम से वो मिल जाती है, तो लगता है कि, और इसीलिए शायद बच्चे चैट जीपीटी पे जाते हैं क्योंकि एकदम से हर चीज़ चाहिए, एकदम से आंसर चाहिए. किसी भी चीज़ के लिए वेट करना, उसको इंक्यूबेट उस थॉट को करना, उसके बारे में सोचना, वो शायद हम भूलते चले जा रहे हैं. हर चीज़ एट द क्लिक ऑफ अ बटन है. तो मैं 80s की हमारी ज़िंदगी, हम लोग ट्रैवल कैसे करते थे, सिंपल होटल्स में जाते थे
और आई यूज्ड टू हैव अ हाउस इन हिमाचल, तो उस घर के बारे में तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरी उन चीज़ों से बहुत रिलेट करते हैं कि हाँ वो समय बहुत अच्छा था। सो ट्रू रिचा, जैसे तुमने बोला कि हम उस समय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में नहीं थे, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो हमारे पास इतना डोपामीन का रास्ता भी नहीं था। हमारे को ज़ोमेटो स्विगी नहीं थे, जब हमको चाहिए हमको हमारे घर पे नए नए पकवान नई नई चीज़ें आ जाएं, तो हम लोग सिंपल घर के बेसिक फूड में भी खुश रहते थे, उसको इंजॉय करते थे, है ना। हाँ जी, मैं वीडियो देख रही थी पालकी शर्मा का ग्रेविटास का, 3 साल पहले का था, कि बोरिंग अब हमारी लाइफ बोरिंग नहीं रही है। बच्चे बोरिंगनेस को अब झेल नहीं पाते हैं, इसलिए अगर उनको लगता है कहीं भी उनको थोड़ी देर भी शांत बैठना पड़े, बिना किसी एक्टिविटी के बैठना पड़े, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके इमोशंस इतना ओवर पावर कर देते हैं, वो टेंट्रम थ्रो करने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिकॉज दे नीड कॉन्स्टेंटली समथिंग। क्योंकि पेरेंट्स ने आदत डलवाई है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम्हारी कोई एक्टिविटी करवा देते हैं, तुम्हें इस क्लास में ले जाते हैं, उस क्लास में ले जाते हैं, तुम इस बच्चे के साथ खेलो। पेरेंट्स ने उनकी पूरे टाइम की जिम्मेदारी ले ली है, तो बच्चों को जब छोड़ा नहीं है तो वो शांत दिमाग से रहना सीख नहीं पाए हैं। जबकि हमारे टाइम में हम लोगों के पास ऐसा कुछ पेरेंट्स का एजेंडा नहीं था कि तुम्हारे सारे टाइम को हमें यूटिलाइज करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने टाइम को खुद ही सीखते थे। अगर हम बोर रहे हो रहे होते थे तो खुद हमको कुछ अपने लिए सोचना पड़ता था, चलो कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, आपस में बच्चे मिल करके कुछ खेल लिया, नहीं खेला तो बैठे भी हैं। तो डे ड्रीमिंग वॉज सो मच लाइक, वो कितना, मैं तो खुद बहुत डे ड्रीमिंग करने वाली डे ड्रीमर रही हूँ। सो अब बच्चों के अंदर नहीं है, क्योंकि उस जमाने में ना बच्चे प्रोजेक्ट नहीं थे। राइट। आजकल के टाइम पे बच्चा प्रोजेक्ट है, कौन से स्कूल में जाता है, कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, स्विमिंग कर रहा है कि नहीं, ये 4 खेलने की एक्टिविटीज़ कर रहा है कि नहीं, 4 क्लासेस में जा रहा है कि नहीं। तो एक तो वो बात है। दूसरा, बच्चे बोर नहीं हो रहे। तो अभी एक रिसर्च हुई है जिससे ये पता चल रहा है कि बिकॉज हम कुछ भी याद नहीं करते हैं, फ़ोन में सब कुछ है, नंबर्स भी है, हिप्पोकैम्पस इज श्रिंकिंग। जबकि हमारे टाइम में हमें खाली समय है, कोई कैंप, समर कैंप्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सोचते थे, हम नई नई चीज़ें, नए नए गेम्स बनाते थे अपने आप से विद वेरी लिमिटेड पैराफर्नेलिया। तो मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अरे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, कैसे आपने, कहाँ सीखा? तो मैंने बोला मैंने दिल्ली दूरदर्शन की न्यूज़ बुलेटिन से सीखा, क्योंकि वो मेरे लिए एक लाइव क्लासरूम होता था। तो हमें हॉलीडेज होमवर्क मिलता था कि हर रोज़ 10 नए शब्द पढ़ने हैं और लिखने हैं कॉपी में, और डिक्शनरी यूज़ करनी है। आजकल के बच्चे तो शायद डिक्शनरी भी यूज़ नहीं करते। सो हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो मैं वो न्यूज़ रीडर्स को देखती थी और उससे देख देख के मैंने प्रोनाउंसिएशन सीखी। और मैंने देखा कि पॉजेज़ का क्या रोल होता है। व्हेन यू आर सेइंग समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी सीरियस, यू हैव टू take a pause. So this was all happening around me and I just learned it. My mother never enrolled me into a very great finishing school ki oh she has to learn English. No. It just came from what was happening around me because I was aware and I was open. अभी क्या है, सबकी आंखें और कान बंद हो गए हैं। सही बात। और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा है पेरेंट्स का। Why are we always making our children run in a line and they have to win? सही बात। What will happen? Let the child be free. Let the child think. My daughter has written 2 books till now because I have never enrolled her in any class in any of her summer breaks. I asked her, what do you want to do? She said, I want to read and possibly I want to write something. I said, okay, take it. So the idea is involve your child. Ask them. क्योंकि it's about them, it's not about. हमें क्या लगता है, फलाने का बच्चा 4 क्लास में जा रहा है, 2 में तो तुमको भेजना ही है। We're just losing the track of things. I'm not saying कि everybody is wrong or right, or maybe I'm the model parent, but what I've realized looking at my daughter and the way she's shaped up is that we have to ask the child. We just don't have to, put things on them. Instead of buying gadgets and things for them, travel with them. Give them experiences. Things can always be bought and the things lose their charm. My daughter may not have the best or all the toys that are available in the market, but I would rather pick her up and take her to a bookstore or maybe to a coffee shop and let her just observe people and ask her कि क्या देख रहे हो, क्या thought आ रहा है मन में. Sit with your children,
ask them, involve them. That's very important. Don't follow the herd mentality. उस शर्मा जी के लड़के ने 4 क्लास कर ली तो सही बात है, don't do उनके that. इतने मार्क्स आ रहे हैं और इन मार्क्स की वैल्यू भी क्या है, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा बैठ करके सोचे तो हमारे मार्क्स कितने आए थे हमें याद भी नहीं है आज। तो इतना हम लोग जो अभी भागते हैं कि ये क्लासेस में मार्क्स आने चाहिए, इतने परसेंटेज पे पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा है जैसे तुमने बताया कि अगर बच्चा ऑब्जर्वेशन को अपना तेज करता है, बच्चा अगर अपने टाइम में सोचता है, कुछ क्रिएटिव अपने अंदर से निकालता है, वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि करियर्स आर नॉट लीनियर एनीमोर। सही बात है। I studied for pre-medical in my 12th. I failed them all. And today I'm a storyteller running my own firm. So if my parents would have penalized me then कि अरे you studied but you failed and all, और वो करियर जो मैंने वहाँ शुरू किया था और जो मैं आज कर रही हूँ और उसके बीच में मैंने जो जो स्टेप्स लिए हैं, it's chalk and cheese. So let the child understand उसका natural flow कहाँ है और उसको डिस्कवर करने दो. Of course marks भी important है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो चिल करो, बट एक बार उससे पूछो, उसको इन्वॉल्व करो कि उसको चाहिए क्या, और उसको पनिश मत करो. सी सबसे पहली बात तो वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी. तो हैप्पीनेस में उनसे तो पूछो कि उन्हें क्या खुश रखता है. What is their idea of happiness? You know, we always go with our idea as parents because हमें लगता है कि अगर हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है तो ये हमारा फेलियर है और हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं. इसलिए आई थिंक हमें उस चीज़ से अलग रहना है. बच्चे को उसकी ज़िंदगी जीने दो, उसे प्रोजेक्ट मत बनाओ. सही बात. वो आपका, उसकी अपनी एस्पिरेशंस है, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसको सुनो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो और गाइड करो उसको. और इतना अप्रोचेबल रहो कि वो बाहर किसी से कुछ बात करने से या चैट जीपीटी से जाने से पहले उसको लगे कि आपसे कॉन्वर्सेशन करना ज़्यादा ईजी है. पेरेंटिंग इज़ समथिंग विच इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपको हर दिन प्रेजेंट होना पड़ता है, हर दिन आपको उसमें इनपुट डालना पड़ता है. आप उससे भाग नहीं सकते हो और आप ये नहीं कर सकते कि चलो इतना टाइम निकल गया अब मैं इसको देख लूँगा. इट्स अ डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्टिवली यू हैव टू डू. सो आई क्रेडिट अ लॉट ऑफ what the way things are to my husband because he has been an equal partner, more than equal. So we both have pushy careers. His is even pushier than me, but wherever we need to be, we're there. We try to be there. And one thing which we consciously do is we try not to compare our child with other children, you know, because आपके बच्चे का पाथ आपको पता है और उसको नेविगेट करने दीजिए जो सबसे अलग होगा, और होना भी चाहिए ना. सही बात. वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी हार या जीत में आपकी हार या जीत नहीं है. हाँ, अगर वो आपके साथ आके बात कर रहा है ना, मेरे हिसाब से यू हैव वन एट लाइफ, यू हैव वन एज अ पेरेंट. बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता. सो ट्रू. अगर बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, उसको लगता है डिफिकल्ट टाइम्स में मैं पेरेंट के पास जाऊं और शेयर करूं, बिल्कुल बिल्कुल, देन दैट शोज कि आपने एक अचीवमेंट एक एज ए पेरेंट किया. जीत गए, आप जीत गए. क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है ए से बी, और इस लंबी जर्नी में आपकी ज़रूरत उसको बहुत समय पे पड़ेगी. मैं बहुत सारे ऐसे केसेस सुनती हूँ कि हार्वर्ड और वॉर्टन चले गए और उसके बाद सडनली डिप्रेशन में चले गए, या जॉब में एक बहुत अच्छी जॉब मिली, आज सब कुछ ठीक है, कल जॉब से निकाल दिया, कंपनी बंद हो गई, एंड दे डोंट नो हाउ टू मैनेज. सो आपकी ज़रूरत आपके बच्चे को बहुत इंस्टेंसेस पे पड़ेगी. यू शुड बी देयर, यू हैव टू बी देयर. और उसको फेलियर हैंडल करना, लोनलीनेस हैंडल करना हमें सिखाना है. बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन देयर इज़ एक्चुअली नोबडी अलॉन्ग विद यू. आप बिल्कुल अकेला फील करते हो. हाउ टू नेविगेट दैट एंड हाउ टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, ये सब चीज़ें हमें सिखानी, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं. मार्क्स और करियर्स और नौकरी तो हैं, बट कभी कभी इनके बावजूद आप बहुत खाली. इसीलिए मैंने कहा द नेक्स्ट डेकेड विल बी डिफाइंड बाय द मेंटल हेल्थ. इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन योर बॉडी, इन योर सेल्फ, only then you can enjoy the technology and whatever is there. Otherwise it's all useless. So true. रिचा, आपने बोला कि स्टूडेंट्स के साथ भी आप करते हैं और स्टूडेंट क्लब की भी आपने बात करी स्टोरी टेलिंग के लिए, है ना. तो स्टूडेंट क्लब किस तरीके के, व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट, सो दैट आवर ऑडियंस नो कि हम कैसे स्टूडेंट क्लब्स में काम कर सकते हैं और उसमें क्या फ़ायदा है उसका, और कैसे किया जा सकता है, कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है. मैंने अभी
सो अभी तक हमने जो स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, BCA MBA, उनको हमने स्टोरी टेलिंग के निटी-ग्रिटीज सिखाए हैं फॉर देयर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन. सो जैसे वी डिड अ सेशन फॉर BCA स्टूडेंट्स कि हाउ यू शुड लुक बियॉन्ड कोडिंग एंड हाउ यू शुड फोकस ऑन नैरेटिव. अब जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज समथिंग वी आर पिचिंग टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, MBA और BBA और BCA whatever, that you call us and let me show you how we can help you create a safe space in your organization. हम आपको स्टोरी टेलिंग नहीं सिखाना चाहते, हम बस उन बच्चों से बात करके एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव कॉन्टैक्टेड अस कि हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा बच्चों ने एक्सट्रीम स्टेप लिया है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो हाउ यू कैन हेल्प. So we are pitching them the idea of calling us for a session and creating a safe space. और हम बस उसको इनिशिएट करना चाहते हैं and उसके बाद आप उसे रन कीजिए. So एक स्टोरी टेलिंग कम्युनिटी, आप fortnightly मिलिए सब लोग जो बच्चे हैं, और let the students only run it. और उसमें आप शेयरिंग कीजिए अपनी, and if we are there as experts, we'll help you with what I said earlier, narrative reframing. We'll use some NLP techniques. We will ensure that the story that is in your mind, if it's not helping you, we'll change it. So I always tell कि आपकी कहानी है, जितनी बार चाहें आप उसकी एंडिंग बदल सकते हैं, Right. but don't think it's the end of the world. So इस तरह की कुछ टेक्निक्स के साथ हमने पिच किया है कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, and we want them to connect with us. Not just from the business perspective, but I really want to help the student community, because it pains me when I listen to reports ki somebody who's got through an IIM or a BITS Pilani or what, and after reaching that pinnacle, working so hard, what happened that they had to take an extreme step? Why was not there? So it's our failure as a society, as parents, as teachers. We don't have to do that. We have to be there, and what is the best we can do? So create a safe space which is very non-judgmental. Why we go to ChatGPT? Because we know it is not going to judge us. Right. And it's in complete confidentiality. So we want to create that space with real humans, with us, and we can use the NLP techniques. We can help you with that. Or at the most, we can just listen to your stories, which is very important. We can give an ear to your stories. Right. We can help you journal, we can help you bring it out, and then you run it as a community within your organization or within your institution, but we can at least start it. And most importantly, I want to bring about a change in the paradigm of the heads of these institutions. Placements are important, but mental health is also important. Very important. So please focus on that before it's too late. Richa, I'm really inspired by the way your storytelling, the whole thing. Thank you. मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्ट ऐसी है जो सबको आनी चाहिए, राइट? तो इसको सीखने के लिए क्या कुछ आप बुक्स रिकमेंड करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? ओके, सो अगर आप बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी टेलिंग यूज़ करना चाहते हो, सो देर आर मेनी बुक्स. हाउ स्टोरी टेलिंग वर्क्स बाय संदीप दास is a very good book. He's a very good storyteller. The Story Works by Indraneel Chakravarti. He's also a fabulous storyteller, and his book is a collection of business stories which you can use in your presentations. Building a Story Brand, How Brands Use Storytelling by Donald Miller is an excellent book. Okay. इसके अलावा, if you just type storytelling on LinkedIn, there are a lot of people writing on storytelling. There are a lot of blogs available. Anecdote is an organization based in Australia, headed by Sean McAllen, and he writes on storytelling wonderfully well. If you're a budding storyteller, you can also follow me on LinkedIn. I also write a lot on LinkedIn, and I try to share my storytelling wisdom and nuggets, especially from daily life, and I use a lot of metaphors and analogies. And because apart from storytelling, we also help people build up their public speaking skills, how to use storytelling there. So if you have a stage presence coming up, we also work on the executive presence of leaders. So not just what to speak, but how to speak, how to stand, maintain the gravitas. That is also something we do. So everywhere we use this chisel of storytelling to carve a beautiful statue out of what you give us. And as I said, it's a tool. So we work on individuals, teams, organizations to give them the best version of themselves using this skill. And you rightly said, this is not a decoration. This is something which is a prerequisite, and this can be a game changer.
And that is why when I started this company, Tales That Spin, the purpose statement was very well thought of. We help people tell better stories in business, work, and life. And the reason I chose the word people and not a leader is because we feel at whatever role you are in your life, personal or professional, you need storytelling to have better conversations and to win with narratives. So that is why we chose this purpose statement. Yeah. सो ग्रेट. सो रिचा, आप बहुत सारी बातें करी हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में, समझा जाना व्हाट यू डू एज ए स्टोरी टेलर, आप कैसे कॉर्पोरेट में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं. एट द एंड ऑफ अवर पॉडकास्ट आप क्या मैसेज देना चाहोगे एंटरप्रेन्योर्स को, CEOs को या स्टूडेंट्स को? हाउ डू दे कनेक्ट विद दिस स्टोरी टेलिंग? So before talking about storytelling, I want to give a message as a human being, as a person who started her journey with nothing, no perfect plan in her hand at the age of 40. And there were a lot of noises which were telling her कि ये नहीं होगा, market is very crowded, you have no experience, टीम बना लो पहले, फंडिंग कहाँ से लोगी, कैसे करोगी, घर भी तो मैनेज करना है, और कॉर्पोरेट में वापस चली जाओ. सो ये सारी आवाज़ें तब थी जब मैंने ये काम शुरू किया, जब मैंने अपनी छोटी ये स्टार्टअप बुटीक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट की. सो मेरा मैसेज एज अ स्टोरी टेलर ना हो के एज अ ह्यूमन बीइंग यही है, चाहे आप CEO हो, लीडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, कोई भी हो, जस्ट स्टार्ट, जस्ट बिगिन. आपको अगर आप दुनिया को आपका आइडिया हमेशा क्रेजी लगेगा. जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार एरोप्लेन को चलाया था तो दुनिया ने उनको कोई एक्कोलेड्स नहीं दिए थे, कोई अवार्ड नहीं दिया था, सबने कहा था कि क्रेजी हैं. बट दैट क्रेजीनेस वर्कड एंड द वर्ल्ड गॉट द एरोप्लेन. सो मे बी योर क्रेजी आइडिया इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, नंबर 1. सो जस्ट स्टार्ट एनी वे, जो समझ में आ रहा है, जैसे आ रहा है. Don't keep waiting for a mentor. Don't keep waiting कि कोई दिन दुनिया समझेगी. Block the noise and just work. Start working. Work anyway, build anyway, because the smartest people who build the smartest products or services are the ones who were once called crazy enough, delusional. But that's okay. The world does not need to always award you with the best adjectives. It's okay as long as you have conviction in your idea, in what you're doing. Secondly, as a storyteller, I feel this skill can actually change the way you do your conversations, your board meetings, your presentations. This narrative reframing can actually be a lifesaver if you are dealing with something very difficult in your life. You just don't know the power of this technique. Once you rephrase the perspective in your mind, once you see the picture from a different angle, things do change for the good. And thirdly, a message for all the leaders or who are at the top positions, that always remember, grief is the biggest cement that can connect you with the teams. The best of the bonds between teams are not built on shared success, but on shared humanity. So drop the mask, be authentic, be an empathetic leader. Because when you share your grief, when you share the situations where you have failed, where you have sweated it out, where you have lost the target or a very important client, but life didn't stop there, you went on and you made success later, that will give a lot of faith and a lot of motivation to people who look up to you as leaders. So as leaders today, this is your biggest, this can be your biggest game changer, that how you share your failure stories with your teams, share your vulnerability, drop the mask, and be real. And if you're real, relatability will follow. Authenticity has to be there in your leadership, in your day-to-day habits. That's how a strong culture will be built, and that's how people will see you not as a great leader but also as a great human being. And we are helping the corporates in doing so by implementing the HEART framework. This is one of the ways. I'm not saying this is the only way. But the whole idea is that empathetic leadership is the need of the hour. You can't just use this as a decoration. This can't be done on one day. It has to be done on every moment of your
working space. And yes, that's it. Authenticity, empathy, and sharing your grief as much as you share your success. That is very, very important. Yeah. So thank you very much Richa, and I hope मेरे व्यूअर्स इस कन्वर्सेशन से बहुत सारे टेकअवेज लेके जाएंगे, स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, मेंटल हेल्थ के एरिना में, अपनी सक्सेस के एरिना में दे विल यूज़ इट एज ए टूल, एंड किसी को भी कनेक्ट करना है इसके रिगार्डिंग रिचा को, दे कैन ऑलवेज कनेक्ट. Yes, you can connect with me on LinkedIn, Instagram, everywhere, and eventually I'll say what I always say in all my workshops and meetings कि this is your story, ये आपकी कहानी है, एंडिंग नहीं पसंद आ रही तो आप इसको बदल सकते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता as long as it makes sense to you. So just do it. Thank you. Thank you. Thank you.